या तो आप इसको, जैसे मैंने एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना सीखा था हमने, याद है आपको, हाफ डिस्क में हमने एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना सीखा था, उसी में वन से लेके आप सॉरी R1 से लेके R2 तक इंटीग्रेट कर लो, 0 से R मत चलाना। या फिर एक और काम कर लो, एक और काम क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, इस टोटल का निकाल लो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो छोटे वाले का। ऐसा भी कुछ सिखाया था आपको, ठीक है ना, ऐसा भी कुछ सिखाया था। ठीक है, ऐसा भी कुछ सिखाया था आपको। तो एक काम करो, इसमें इसका निकालो, इसका मास मान लो कैपिटल M है, इसका y1 पर है, इसका कैपिटल M2 है, y2 पर है। कैसे निकालते हो, इसका YCM अगर आपको निकालना होता है तो M1, इसका सेंटर मास जहां भी आ रहा है y1 माइनस M2 y2 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2, ऐसा हमने किया था। ठीक है, मास को क्या लिख सकते हो, पूरे के लिए कांस्टेंट क्या रहेगी, डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया वाली, एरिया डेंसिटी। ठीक है, सरफेस मास डेंसिटी बोल सकते हो उसको, सिग्मा। सिग्मा, तो इसका मास लिखना होगा तो मैं सिग्मा इंटू एरिया, इसका एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई R, इसका रेडियस है R2, उस वाले का है R1। ठीक है, उस वाले का है ये, उस वाले का है ये। y1 कितना हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, अब ये डिस्क है, इसका होता है 4R2 बाय 3 पाई माइनस, अब उसका करना है, उसका कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई R1 स्क्वायर, कायदे से आधा होना चाहिए ये, पाई R स्क्वायर बाय 2 चलेगा ना। और 4R2 बाय 3 पाई, इसका यहां से इतने दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास, इसका इतनी दूरी पे होगा, ये हमने किया था हाफ डिस्क का, अपॉन मास का सब्ट्रैक्शन, सिग्मा इंटू पाई बाय 2 R2 स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई R1 स्क्वायर बाय 2। देखो सिग्मा इग्मा अपने आप ही कट जाएगा, वो दोनों साइड से सिग्मा कॉमन लो, कट गए, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 कॉमन लो, हट गए, बचेगा क्या, ऊपर से 4/3 पाई कॉमन ले लो, सिग्मा पाई बाय 2 सिग्मा पाई बाय 2 सिग्मा पाई बाय 2 सिग्मा पाई बाय 2 सब में कॉमन है, कट जाएगा, यहाँ से बचेगा R2 का क्यूब, यहाँ से बचेगा R1 का क्यूब, नीचे आ जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब इसको चाहे तो आप a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको और खोलना है तो खोल सकते हो आप, 4/3 पाई R2 माइनस R1, R2 का स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 अपॉन नीचे वाले को लिखोगे R2 माइनस R1, R1 प्लस R2 प्लस R1। अब जैसे बता रहा है वैसे कर लो आप, ठीक है, आगे वही समझ में कैसे करना है, ये कट वाले करने मैंने आपको बताए भी थे, एक आधे बताया था। ठीक है, अब सीखो इसको, आगे अप्लाई करना, एक्सरसाइज 2 में अच्छी प्रॉब्लम है उसमें अप्लाई करना है इसको। हाँ भाई, जिसका डाउट था साहिल, समझ में आ गया, और बताओ भाई, ए सेक्शन में किसी का और कोई डाउट है, ए सेक्शन में किसका डाउट है, A4 श्रुति, A4 यार, A4 आसान तो है, क्या हो गया, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे वाला L/5 खिसका रखा है, देखो इसका स्क्रीनशॉट खींचो, इसका स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट,
छापना नहीं है, ये सब स्क्रीनशॉट खींचो, डिस्कशन वाली चीजें। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं चाहता इसको आप डिस्क में जिस दिन हमने कर रखा है ना उसमें भी इंटीग्रेट कर सकते हो, R1 से R2, आंसर सेम आना चाहिए, वो इंटीग्रेशन के थ्रू होगा। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, अगला है आपका A4। A4 में क्या करा है, L/5 अरेंज एज शोन इन द फिगर। इसके रिस्पेक्ट में L/5 डिस्प्लेस है, इसके रिस्पेक्ट में यह L/5 डिस्प्लेस है। कुछ ऐसी बातें हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, देखो सबसे पहले वाला ये है, इसके ऊपर वाला क्या होगा, इसके ऊपर वाला L/5 आगे है। एक बात बताओ, इसका सेंटर मास बीचों बीच था, अगर मैं ऊपर वाला भी इसके ऊपर था मान लो, उसको L/5 डिस्प्लेस करूंगा तो सेंटर भी तो L/5 डिस्प्लेस हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, पूरी रॉड ही आगे डिस्प्लेस कर ली तो सेंटर भी तो L/5 डिस्प्लेस हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए x1 अगर आप लिखोगे, x1 तो L/2 हो गया, दूसरे वाले के लिए x2 यहां से ले लो ना, आप यहाँ पर ओरियन बना लो, x2 लिखोगे तो L/2 प्लस L/5 हो जाएगा। उसका x कोऑर्डिनेट कहाँ हो गया, L/2 तो ये है, प्लस L आगे 5 शिफ्ट आगे कर लिया है। ऐसे ही तीसरे वाले का हो जाएगा, उसका हो जाएगा x3 का हो जाएगा L/2 प्लस L/5 प्लस L/5, और उसका ऊपर वाला पीछे है, यही x4 होगा और यही x5 होगा। देखो जिससे आपसे डायग्राम दे रखा है वो ये है, ठीक है ना। इसका ऊपर वाला यहाँ आ गया है, ये आ गया है इसके ऊपर वाला, और उसके ऊपर वाला वापस आ चुका है, ये आ चुका है। तो ऐसे दे रखा है बस। अब उसके बाद क्या करना है, सबका मास सेम है, m इंटू x1 यानी L/2, ऐसे दो हैं, है ना, m1x1 प्लस m2x2, ये वाला m इंटू L/2 प्लस L/5 ऐसे भी दो हैं, प्लस m इंटू ये वाला एक ही है L/2 प्लस 2L/5 वाला, है ना, L/2 प्लस 2L/5 वाला एक ही है। समेशन में नीचे क्या आ जाएगा, सबका मास एड अप कर लो तो 5m आ जाएगा। ठीक है, समेशन में क्या हो जाएगा, समेशन में सबका मास एड अप कर लो, ये आ जाएगा। अरे हो जाएगा सॉल्व। A5 किसका था, ये श्रुति, क्लियर है, कर लोगे ना यहाँ से तो। चलो और बताओ, ए सेक्शन में और कोई है किसी का डाउट, ए सेक्शन में और कोई डाउट। चलो बी की ओर को आ जाओ, बी सेक्शन में आ जाओ, बी सेक्शन में कोई डाउट है, मोशन ऑफ सेंटर मास B3, B3 से पहले और किसी का डाउट है, B1 B2। चलो B3 पे आओ। A projectile is fired from a gun इतने with a horizontal with a speed of इतना relative to the ground at the highest point of the, it explodes in two fragments of equal masses. One fragment comes to rest after explosion. How far from the gun does the other segment land, assuming on horizontal ground? ठीक है, ये हो जाएगा। Also find the speed just after the explosion. चलो देखो 45 डिग्री पर है, 20 की स्पीड से फेंका हुआ है, इक्वल टू में गिर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर एक रेस्ट पर आ जा रहा है, B3। ठीक है, B3 को देखो, हाँ भाई इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। B3 में क्या कह रहा है, ये है आपकी सिचुएशन, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका हुआ है 45 के डिग्री पर, हाईएस्ट पॉइंट पर ब्रेक हो जा रहा है दो टुकड़ों में। अब दो टुकड़ों में ब्रेक हो रहा है तो रास्ता तो ये फॉलो करेगा नहीं,
एक चीज बताई थी, फोर्स जब भी टूटता है, एक्सटर्नल फोर्स चल रहा है, लेकिन जो टूटना हुआ है वो आपका इंटरनल फोर्स के कारण हुआ है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो अभी भी ग्रेविटी चल रही है पूरा उस पर, तो सेंटर ऑफ मास अपना पाथ वैसे का वैसा फॉलो करेगा, सेंटर ऑफ मास यहीं गिरेगा। सेंटर ऑफ मास जहां उसको गिरना चाहिए था, आप ये जानते हो कहां पर गिरता है, ये रेंज के बराबर हो जाता। अच्छा, एक टुकड़ा रेस्ट पे आ गया है, एक रेस्ट पे जो आया होगा वो तो सीधे गिर जाएगा, m/2 वाला यहाँ गिर जाएगा। एक का होगा, अब देखो गिरने से पहले इसका मोमेंटम रहा होगा कुछ, ठीक है। गिरने से पहले ये m वाले का मोमेंटम रहा होगा, इसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 का cos 45, 20 का cos 45 हो जाएगा आपका, 20 cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 10√2, ठीक है। तो ये m वाला आ रहा था, अब देखो जस्ट गिरने से, जस्ट टूटने से पहले और जस्ट टूटने के बाद आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। आप मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगा सकते हो, हाँ भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो जस्ट टूटने से पहले, जस्ट टूटने के बाद। क्यों, क्योंकि जो एक्सप्लोजन हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण हो रहा है, और एक्सटर्नल कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। फोर्स है ग्रेविटी, लेकिन वो इंपल्सिव नहीं है, तो एकदम मोमेंटम में बदलाव नहीं ला सकती। तो सिस्टम का जो पहले मोमेंटम था, जो सिस्टम का टूटने से पहले मोमेंटम था, उतना ही मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो बिफोर ब्रेकिंग क्या हो गया, बिफोर एक्सप्लोजन, बिफोर एक्सप्लोजन क्या था, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एक m मास वाला था हाईएस्ट पॉइंट पर, ये जा रहा था 10√2 से। आफ्टर जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हो गया, m/2 वाला तो ये तो नीचे को आ गया, इसको तो वेलोसिटी जीरो हो गई। दूसरा m/2 वाले को सीधे ही जाना पड़ेगा, बताओ क्यों जाना पड़ेगा। भैया इसका तो कोई मोमेंटम रहा नहीं, शुरू में जितना मोमेंटम था आगे को था, तो वाई डायरेक्शन में कहीं तो आ ही नहीं सकता मोमेंटम, बाद में भी नेट मोमेंटम आगे कोई होना है। शुरू में मोमेंटम कहाँ था, शुरू में मोमेंटम टूटने से पहले आगे है, कितना है, m/v करोगे, m/10√2, कहाँ को है, इस डायरेक्शन में, आई कैप में। बाद में भी टोटल मोमेंटम आई कैप में आना चाहिए, समझे बात को, बाद में भी टोटल मोमेंटम आई कैप में आना चाहिए। मान लो कल के दिन में ये रेस्ट पे नहीं आता, ये कहीं को जाता, तो m/2 अगर यहाँ को जा रहा है, एक m/2 अगर यहाँ को जा रहा है, तो दूसरा m/2 को यहाँ को आना पड़ता। क्यों आना पड़ता, ताकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाए। क्यों कैंसिल हो जाए, क्योंकि शुरू में वाई डायरेक्शन में मोमेंटम है नहीं, तो बाद में वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कैसे आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल शुरू में मोमेंटम एक्स में है, तो बाद में भी नेट मोमेंटम सिस्टम का एक्स में ही रहना चाहिए। ये जस्ट बात की कर रहा हूं, शब्द है जस्ट, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है, बाद में जाके तो मोमेंटम मोमेंटम सब कहानी फेल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर हो जाएगा, क्योंकि जो टूट रहा है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण टूट रहा है। तो ये सिनेरियो है, तो फिलहाल तो इसको आगे को ही जाना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी मान लो v। तो यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन, यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर just before and just after situation, just before and just after collision, just after collision क्या हो जाएगा बताओ, पहले कितना था, 10√2 इंटू एम, ठीक है, 10√2 इंटू एम था, बाद में कितना हो जाएगा, m/2 इंटू वी, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। अब मैंने कुछ आई कैप जे कैप की कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि भैया ये था और यही बचा हुआ है इकलौता टुकड़ा, ये तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है, तो इसको ऐसे ही जाना पड़ेगा, दोनों आई कैप में ही होना है वो, ठीक है। तो v की वैल्यू आ जाएगी 20√2, तो टूटने के जस्ट बाद उसकी स्पीड इतनी हो चुकी होगी। अच्छा, अब यहां से आप दो काम कर सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट लगा के आप निकाल लो, ठीक है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट से आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लो, एक टुकड़ा तो यहाँ गिर गया,
दूसरा वाला टुकड़ा यहाँ कहीं गिरेगा। या तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट से सॉल्व कर लो, ठीक है, स्पीड पता है, ये हाइट आपको पता होती है, प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगा के ये डिस्टेंस निकाल लो और इसमें ये एडअप कर लेना, ठीक है। या फिर एक काम करो, हमें पता है सेंटर मास यहाँ लाई करेगा, सेंटर मास अपना रास्ता वैसे का वैसे ही फॉलो करेगा। अब सेंटर मास देखो, मान लो किसी टाइम पर यहाँ पहुंचती बॉल, एक्चुअल बॉल को यहाँ पहुंचना था, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला टुकड़ा यहाँ पहुंचा होगा, ये वाला टुकड़ा यहाँ पहुंचा होगा, हमेशा एक ही लाइन में चलेंगे ऐसे करके। जब सेंटर मास को यहाँ पहुंचना चाहिए था, ये वाला यहाँ पहुंचा होगा, ये वाला यहाँ पहुंचा होगा, ऐसे करके फॉलो करते हुए चलेगा, ठीक है। उसने एक क्वेश्चन, एक लाइन बोल रखी है लेवल ग्राउंड पे, लेवल ग्राउंड पे तभी रह पाएगा वो, ठीक है ना। और वैसे भी देखो ना, इसको देखो, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, वर्टिकल में तो ये भी रेस्ट से चालू कर रहा है, जो m/2 का टुकड़ा आगे को क्या है, वो भी तो वर्टिकल में, वो भी तो रेस्ट से चालू कर रहा है, ये भी रेस्ट से चालू कर रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पर y में डिस्प्लेसमेंट इसका और इसका बराबर आएगा कि नहीं आएगा। प्रोजेक्टाइल अगर याद होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, y डायरेक्शन में तो रेस्ट से चालू कर रहा है, अंडर ग्रेविटी चल रहा है, तो y डायरेक्शन में किसी भी टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट बोलो या इसका डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम आने वाला है, ठीक है। तो जहां ये होगा उतने लेवल पे ये होगा, तो सेंटर मास यहाँ कहीं गिर रहा होगा, ऐसे करके ये इवेंचुअली हो जाएगा। तो अब आप यहां से कर लो, इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया है r/2, यहां से सेंटर मास जहां गिरा होगा ये r हो जाएगा, और लास्ट वाले के लिए, इसके लिए बोल दो x। बस अब सेंटर मास का फॉर्मूला लगा दो, इधर की इधर इधर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई सेंटर मास का फॉर्मूला, m इंटू r, या फिर r जो आया है एक्सियम हो गया है r, ये हो गया m/2 इंटू r/2 प्लस m/2 इंटू x, अननोन है x, अपॉन समेशन ऑफ मास, ये इधर उधर ले आओ, x निकल जाएगा आपका, m से m सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, r माइनस r/4, 3r/4, 3r/2, 3r/2 आ जाएगा आपका आंसर। रेंज का फॉर्मूला लिख देना, रेंज का फॉर्मूला आप जानते हो, u² sin to थीटा अपॉन g। रेंज कितना हो जाएगा, u² sin to थीटा मतलब 90 अपॉन g, तो 400, 400 डिवाइड बाय 10, 40, 40 यहाँ पुट करोगे 60 आ जाएगा, क्या आ रहा है, 60 आ रहा होगा, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गई बातें, हर्षल क्लियर हो गई बातें। हाँ भाई, और किसी का कोई डाउट है इसमें, बी सेक्शन में, B6, चलो भाई B6 पे आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट खींचो, फटाफट खींचो। B4, चलो B4 भी कर लेंगे। हाँ भाई इसका स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट, 1 2 3 4, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो B4 में क्या कर रहा है, थर्मामीटर मरकरी थर्मामीटर इज प्लेस्ड इन ग्रेविटी फ्री या हॉल विदाउट टचिंग एनीथिंग, बस। तो द टेम्परेचर राइजेस, mercury expand and ascend in thermometer, the height ascend by the mercury in thermometer h, then by what height center of mass of इतना descended, 0। अरे भाई एक बात बताओ, चलो हम सीधा बना देते हैं थर्मामीटर। अब थर्मामीटर में क्या है, शुरू में मरकरी रही होगी यहां पर, अब होगा क्या, इस थर्मामीटर का, खाली थर्मामीटर का यहाँ होगा सेंटर मास बीचों बीच, मरकरी का यहाँ होगा, तो ओवरऑल सेंटर मास ऑफ सिस्टम यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का यहाँ कहीं बैठेगा आपका। अब होगा क्या, जब ये राइज करेगी
ये राइज करेगी, राइज करना चालू करेगी इसमें, तो थर्मामीटर को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा ताकि ताकि जो सेंटर ऑफ मास रहे, देखो अगर ये इसमें एच तक राइज कर गई, मान लो यहां तक राइज कर गई है, इसके रिस्पेक्ट में अगर एच राइज भी कर गई है, तो इसका और इसका जो सेंटर ऑफ मास मिला के आएगा वो आपका ऊपर राइज कर रही है, तो थर्मामीटर को नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये ऊपर को ही राइज कर गई तो सेंटर मास ऊपर को शिफ्ट होने लग जाएगा, जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। शुरू में रेस्ट पर था मामला, रेस्ट पर है और समेशन एफ एक्सटर्नल 0 है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर 0 है, किस पर, सिस्टम पर। इसका मतलब ये हो गया है, इन दोनों से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विल नॉट मूव। अगर हमें मास वास दिया होता तो हम एग्जैक्ट भी बता सकते हैं थर्मामीटर कितना नीचे आया होगा, थर्मामीटर कितना नीचे आया होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास थर्मामीटर और उसका वो वहीं कहीं रहेगा, तो यहीं कहीं रहेगा, इधर कहीं रहेगा, आपका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, देखो, हाँ इसके रिस्पेक्ट में शिफ्ट होगा, और थर्मामीटर के रिस्पेक्ट में देखो ये राइज करेगा, तो सेंटर ऑफ मास इसी लोकेशन पर नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ऊपर को शिफ्ट होगा, रॉड के रिस्पेक्ट में ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वही पॉइंट नीचे को आ जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज हुई है, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट स्केल पर देखोगे वो उतनी पोजीशन से नहीं हिला होगा, रॉड के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया ना। अरे हमने एक प्रॉब्लम करी थी कि नहीं करी थी, और दो दोस्त आके मिलते हैं, ये वाले, यहां से आता है यहां से आता है, पहले सेंटर मास यहाँ था, सेंटर मास यहीं रहेगा, उसमें क्या होता है दोनों सेंटर पे आके मिलते हैं, अभी जैसे इन सबका वजन वजन है, सेंटर मास यहाँ आ रहा है, आपने निकाला, बाद में सेंटर पे आके मिल रहे हैं, तो सेंटर पे आके मिलना तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, अगर सेंटर पे आके मिलते हैं तो पूरे सिस्टम का सेंटर मास बीचों बीच आ गया, तो इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में सेंटर मास चेंज हुआ है, लेकिन वो सेंटर मास अपनी जगह पर रहा है, हिला नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम हमने करी थी, स्मूथ सरफेस पर रखा था प्लैंक, और ये दोनों आते हैं सेंटर पर मिलते हैं, याद आ रहा है कुछ, तो सेंटर मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ऑल्दो प्लैंक के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है, लेकिन सेंटर मास नहीं हिलेगा अपनी जगह से। ठीक है, अरे समझे, B4 आकांक्षा, समझ में आ गए। ठीक है, चलो B6 पे आते हैं। अब देखो B6 ऐसा ही है, B6 ऐसा ही है, उसमें थर्मामीटर राइज कर रहा है, वैसे बंदा राइज कर रहा है, इंसान राइज कर रहा है, बात एक ही है आजकल। बता रहा हूं इसको, ठीक है। B6, B6 पे आ जाओ, कह रहा है मैन इतना ये टेस्ट, ये ठीक है, एक बैलून है, बैलून का मास स्मॉल m है, ये है, इस पर बंदर है, मतलब इंसान है, द सिस्टम इज एट रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम इन एयर, when the man rises, एक सेकंड ना, ठीक है, when man rises a distance h with the balloon, find the distance raised by the man। अब डिस्टेंस डिसेंडेड बाय ये, तो देखो h राइज कर रहा है बैलून के रिस्पेक्ट में, तो अगर ये ऊपर को h जाता है, फिर से वही बात हो गई है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम पर है, एयर में, हवा में इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, तो यानी इस पर रेस्ट पे कैसे होगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो रहा होगा, है ना, होगा क्या, एयर की बॉयंसी लगेगी और ग्रेविटी मिला मुलुक के नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो रहा है उस पर, उसने बोल रखा है पहले ही, रेस्ट पर है और इक्विलिब्रियम पर है।
ठीक है ना, ठीक है, रेस्ट पर है और इक्विलिब्रियम पर है। अब क्या कर रहा है, ये एच राइज कर रहा है बैलून के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है बैलून को भी नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा, पहले रुका हुआ है सेंटर मास, मान लो सेंटर मास यहाँ कहीं है, सेंटर मास को अपनी जगह से हिलना नहीं है, अगर ये ऊपर को जाना चालू करेगा तो एम को भी नीचे आना पड़ेगा ना, ताकि सेंटर मास उसी लोकेशन पर रहे। तो लेट से यहाँ पर है आपका सेंटर मास, यहाँ कहीं मान लो, तो सेंटर मास इतना ही यहीं रहेगा। अब आप ये समझ लो कि एम वाला, ये एम वाला नीचे को आ गया है लेट से एक्स, तो कैपिटल एम वाला कितना गया होगा, कैपिटल एम वाला ऊपर को एच गया है और नीचे को एक्स भी आया होगा, ग्राउंड फ्रेम में ये हुआ होगा, इतना समझ में आया। बंदर इस पर एच चला है और ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे को आ रहा है, एक्स आना पड़ेगा ना, अगर ये ऊपर को जाता रहा तो ये नीचे को नहीं आया तो सेंटर मास हिल जाएगा अपनी जगह से, ये खाली ऊपर को जा रहा है, ये हिल नहीं रहा है। अरे ठीक है, बंदर इंसान सब एक ही है, ठीक है, तो वो है आपका, तो ये हो गया, ठीक है, बैलून नीचे को आ रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में एच चला है और ये पूरा नीचे को आ चुका है एक्स, तो ग्राउंड फ्रेम में इतना चला होगा। अब आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया था शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास वाली पोजीशन, जब ये इतना शिफ्ट होता है, ये इतना शिफ्ट होता है, कैसे करते थे आप, डेल्टा एक्सियम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, डेल्टा एक्सियम होना है 0, इसको अगर m मानते हो तो m वाला नीचे को आ रखा है, एक एक जगह की शिफ्टिंग को पॉजिटिव मान लेना, अगर ऊपर को पॉजिटिव मानते हो तो माइनस का x है, ठीक है, कैपिटल M को आपने h माइनस एक्स बना दिया है, नीचे वाले से क्या मैटर करता है, वो तो 0 पर जाना ही जाना है। उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस रेज बाय द मैन, मैन कितना चला है h माइनस एक्स, तो फिलहाल तो x को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो m x की वैल्यू हो जाएगी m h माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू हो गई है एम एच अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, ये आ गया है। तो डिस्टेंस डिसेंडेड बाय बैलून, बैलून नीचे को एक्स आ रखा है, इंसान एक्चुअल में कितना ऊपर को जा रखा है, एच माइनस कैपिटल एम एच अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, लेके जाओगे तो एम एच अपॉन ये बन जाएगा, ये इंसान चल गया ऊपर को नेट और ये बैलून नीचे को आ गया है। हाँ भाई, क्लियर है बातें, अरे समझ में आ गई बात, जिसका डाउट था किसका था, ईशान का था। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सी सेक्शन में बताओ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाले में C1 से लेके C7 तक, C1 से लेके C7 तक, कोई डाउट है, C4 C3 C4 C7, C3 में क्या कर रहा है, C3 कौन सी प्रॉब्लम है, इन द प्रोसेस अ न्यूट्रॉन विच इज एट रेस्ट, देखो न्यूट्रॉन रेस्ट पर है, डिकेस इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो में से रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बीटा नेगेटिव डिके, ये होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे आप, अगले साल पढ़ोगे, तो न्यूट्रॉन टूट रहा है इसमें, कह रहा था इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैज अ मोमेंटम ऑफ p1, एंटी न्यूट्रिनो का ये है आपका p2, तो रिकॉइल स्पीड ऑफ प्रोटॉन इफ द इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो आर रिक्रूटेड, अरे तो सिंपल क्वेश्चन है, खाली वो कहानी बोल रहा है तो घबरा जाओगे क्या उससे, इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो न्यूट्रॉन रेस्ट पे था, न्यूट्रॉन टूट रहा है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एक होता है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, ठीक है, क्या हो गया,
अरे कहानी में क्या बता रहा हूँ, ये तो कह रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में टूट रहा है। न्यूट्रॉन शुरू में रेस्ट पे था, यही था, रेस्ट पे था। तो ये इंटरनल, ये था ना शुरू में, ये था, ये रुका हुआ था। मासेस के बारे में कुछ दे रखा है क्या कुछ? अच्छा, डायरेक्ट मोमेंटम के बारे में बोल दिया। तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 था जब न्यूट्रॉन था। जब ये ब्रेक होगा, एक यहाँ गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन गया यहाँ को, एंटी न्यूट्रिनो चले जाएगा यहाँ को। ठीक है, प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं, खाली पॉजिटिव बना देता हूं। अब उसने क्या बोल रखा है, पहले केस में मतलब रिकॉल स्पीड प्रोटॉन की बतानी है अगर इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो आर इजेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन भी इधर को चले गया P1 मोमेंटम लेके, एंटी न्यूट्रिनो भी इधर को चले गया P2 मोमेंटम लेके, यही है ना, P1 P2। हाँ देखो, शुरू में मोमेंटम 0 था, तो बाद में भी मोमेंटम 0 होना चाहिए क्योंकि इंटरनल फोर्सेस से टूट रहा है। बाद में 0 कैसे हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन जो होगा वो पीछे को आया होगा P3 मोमेंटम लेके, तभी तो नेट मोमेंटम कैंसिल होगा। कैसे? शुरू में 0 था, बाद में P1 प्लस P2 माइनस P3 हो जाएगा, तो P3 आपका P1 प्लस P2 बन गया। अच्छा, अगले केस में क्या कह रहा है, अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जाता है इधर को P1 लेके, एंटी न्यूट्रिनो चले गया है ऊपर को, ये सेकंड केस है आपका। ठीक है, ये पहला केस है, सेकंड केस वो हो गया। ये अगर ऐसे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन को देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ को आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, कितना आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर को, ये है ना। देखो हमें क्या करना है, कैंसिल करना है, तो एक काम करो, या फिर ऐसे बता दो, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, ये इधर गया, ये इधर गया, तो उसको यहाँ को आना पड़ेगा, जो प्रोटॉन है उसको इधर को आना पड़ेगा, P3 को। अब इसको आप ऐसे कर लो, शुरू में मोमेंटम 0 था, बाद में वेक्टर में लिख लो, इतना आई कैप है, P2 जे कैप है, प्लस P3 वेक्टर अननोन है, P3 वेक्टर अननोन है। ठीक है ना, P3 वेक्टर अननोन है, तो P3 वेक्टर कितना आ गया, P3 वेक्टर आ गया आपका माइनस P1 माइनस आई कैप प्लस P2 माइनस जे कैप, ये बन गया है। तो कहां को जाएगा वो, इधर को चले जाएगा। कितना मोमेंटम लेके जाएगा, इतना मोमेंटम लेके जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो इसका, तो अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। देखो वेक्टर की कहानी है सिंपल, शुरू में मोमेंटम 0 था, बाद में क्या हो गया, यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, अब इसको नेट 0 बनाना है, तो इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल लो, यहाँ को आएगा, तो उतना ही मोमेंटम लेके पीछे को आ जाएगा, ताकि कैंसिल हो जाए पूरा का पूरा। अरे आ गई बात समझ में? खींचो स्क्रीनशॉट, खींच लो इसका फटाफट। फिर उसके बाद कौन सा था का, C4 में कह रहा, 3 पार्टिकल इतना इनिशियली मूविंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन इन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस विद द सेम वेलोसिटी इफ ड्यू टू देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन है, यानी मोमेंटम में बदलाव नहीं आएगा सिस्टम के। फर्स्ट पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, सेकंड पार्टिकल कितनी हो गई, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ। अरे भाई सिंपल, मोमेंटम इक्वल करो ना, पहले का मोमेंट म्यूचुअल है ना, इंटरनल फोर्सेस हैं, आपस में फोर्सेस लग रहे हैं, तो इंटरनल फोर्सेस के कारण हो रहा है चीजें। C4 में क्या है, जो पहले का मोमेंटम रहेगा P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फोर्सेस हैं, आपस में जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है, म्यूचुअल फोर्सेस मतलब हो गए इंटरनल फोर्सेस। तो वहां पर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर कर दो, कितना है, 20 ग्राम का है, 20 वाला 20 आई कैप, 30 वाला 20 जे कैप, M1 V1 प्लस M2 V2, सारे सबके मोमेंटम लिख लो। एक कितने का है मास, 40 ग्राम वाला 20 के कैप। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का। बाद में क्या हो जाएगा, पहले वाले का हो गया है 0, सेकेंड पार्टिकल 30 वाला जा रहा है आपका 10 आई कैप प्लस 20 के कैप।
अगला वाला 40 वाले के साथ जोड़ दो P3 वेक्टर, सॉरी V मास तो लिख ही दिया है, V वेक्टर, बस इसको सॉल्व करो, V वेक्टर निकाल लो, हो जाएगा। अरे यार ग्राम्स में है तो सब जगह ग्राम्स 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 तो कट जाएगा ना दोनों साइड, उससे क्या मैटर करेगा, दोनों साइड ग्राम तो कट जाएगा। अरे कर क्या रहे हो, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब मास की जो यूनिट होगी दोनों साइड सेम डालना, तो जो वेलोसिटी की लेफ्ट साइड यूनिट है वही वेलोसिटी की राइट साइड आ जाएगी अपने आप। फिर क्या कह रहा है, C4 के बाद कौन सा है, C4 के बाद C5 है, क्या है, C7। 7 में क्या कह रहा है, a small block of mass m moving with a speed v on a horizontal bigger part here which is further kept on a smooth floor. The curved part of the surface is 1/4 of the circle. Find the speed of the bigger ball when the bigger block when the smaller block इतना यार ये मैंने बता रखा था आपको, जबरदस्ती दोबारा करवाते हो, ये वाली बातें मैंने कर रखी हैं, बहुत डिटेल में बताया था ये क्वेश्चन। C7 इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा आपने। देखो C7 में क्या हो जाएगा, यार मेरे को क्यों याद आ रहा है, मैंने बताया है, नहीं बताया क्या क्लास में, ऐसा तो हमने किया था जहां तक मेरे को याद आ रहा है, बताया था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे भाई m मास का है, शुरू में v वेलोसिटी से जा रहा है, नीचे आपका सब कुछ स्मूथ है यहाँ पर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जब ये यहां तक पहुंच जाएगा, जब ये यहां पर पहुंच जाएगा, इसकी ओवरऑल वेलोसिटी कुछ बन जाएगी v1, ये वाला मान लो v2, तो ये एक्चुअल में ग्राउंड फ्रेम में v2 से भी जाएगा, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, भाई स्मूथ फ्लोर है, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं एक्स में, तो पहले mv लेके आ रहा था, बाद में कितना हो जाएगा, इसका कैपिटल एम है शायद, क्या है इसका मास, तो mv2 प्लस कैपिटल mv2, तो v2 कितना आ जाएगा आपका m अपॉन m प्लस कैपिटल M। ठीक है, देखो इसमें मैटर नहीं करेगा ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस स्मूथ हो या फ्रिक्शन वाली हो, कोई मैटर नहीं करेगा, वो इंटरनल फोर्स होगा ना, बस आप एक चीज नहीं कर पाओगे, इसका आगे वाला क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक्सरसाइज 2 में जो मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, बताओ इसकी स्पीड वगैरह कितनी है, तो एक एनर्जी कंजर्वेशन लगा लोगे आप, भाई क्या हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ कहाँ गया, हाफ एम वी स्क्वायर जो था वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब सिस्टम में दो ब्लॉक हैं, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम, कैपिटल एम में कोई चेंज नहीं आया पोटेंशियल एनर्जी में, इसकी बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई है, एम जी आर, ये आर हो गया ना, ये आर होगा, प्लस बाकी इनकी काइनेटिक एनर्जी जो जो हो गई है, हाफ एम, स्मॉल एम के लिए लिखोगे आप v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का रूट, ये नेट स्पीड हो गई, इसकी नेट स्पीड ये हो गई, इसका स्क्वायर करोगे, प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू v2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, एक इक्वेशन ये लिख पाओगे, ये तभी लिख पाओगे जब फ्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पर, नहीं तो फ्रिक्शन भी काम करने लग जाएगा, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन आप ये वाला एक्स डायरेक्शन में लगा पाओगे, फ्रिक्शन हो या ना हो। ठीक है, हाँ भाई डी सेक्शन पे आ जाओ, डी सेक्शन पे, डी सेक्शन पे और क्या है, डी सेक्शन में कोई है डाउट, अबे वाइब में क्या ग्रेविटी काम करेगी कि नहीं करेगी, हैं, वाइब में मोमेंटम कंजर्वेशन कौन लगाया, अरे वाइब में ग्रेविटी काम करेगी कि नहीं करेगी,
तो फिर कोई इंस्टेंटेनियस प्रोसेस थोड़ी ना है, यहाँ से यहाँ धीरे धीरे प्रोसेस ही तो है वो। हाँ भाई D3 में आ जाओ। D3 में 2 blocks M are connected together by means of spring and are resting on this. They are pulled apart so that the stretch and release ratio of the kinetic energy at the instant देखो अगर उनको खींच के छोड़ दिया है, हाँ भाई इस पर लिख लो, इस पर C7 स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, ठीक है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये वाला यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी है, आगे वाले क्वेश्चन में पड़ जाएगी इसकी जरूरत, आगे आपको दे सकता है एस वर्मा वगैरह में क्वेश्चन साइंस के। चलो अगले आते हैं हम D3 पर। D3 पे क्या हो रहा है, देखो अगर ये ऐसे था, इसको स्ट्रेच किया, ये हुआ, ये M1 वाला यहाँ है, M2 वाला यहाँ है। क्या है, रेस्टिंग होना इस हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे वो है, ऐसे खींच के छोड़ दिया। अच्छा खींच के छोड़ दोगे, क्या स्प्रिंग सिस्टम के लिए इंटरनल है कि नहीं है? अगर मैं A+B का सिस्टम लूंगा, ठीक है, A+B का सिस्टम लूंगा, यहां से रिलीज कर लूंगा, यहां से रिलीज कर दिया है, रिलीज्ड। शुरू में क्या था, इनिशियल P इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0+0 सिस्टम का। अब किसी भी इंस्टेंट पर कहीं भी वो बीच में आएगा, लेट्स से V1 लेके आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला को इधर को आना पड़ेगा V2 लेके हुए, क्यों, तभी तो कैंसिल हो पाएगा। तो P फाइनल क्या लिखोगे आप, P फाइनल M1 V1 वेक्टर में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक ही डायरेक्शन में है तो प्रॉपर पूरा वेक्टर लगाने की क्या जरूरत है, सब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। ये प्लस का तो इसको माइनस का बना देना बस, M2 V2। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, इनिशियली 0 था, बाद में M1 V1 माइनस M2 V2। अब वो क्या कह रहा है, एक कंडीशन ही आई है, वो कह रहा है शो दैट द काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, यानी K1 अपॉन K2 यानी हाफ M1 V1 स्क्वायर अपॉन हाफ M2 V2 स्क्वायर। क्या करूं, ऊपर नीचे M1 M2 और M2 M1 ऐसे खुद से कर लो आप, हाफ से हाफ गया, ऊपर बन जाएगा M1 V1 का स्क्वायर, नीचे बन गया M2 V2 का स्क्वायर, साथ में आ गया M2 अपॉन M1। ये कैंसिल हो जाएंगे, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 आ गया ना, यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे, आ गया इनवर्स रेशियो में आ गया आपका। अरे समझ में आ गई बातें, और बताओ ई सेक्शन में ई कौन सा है इंपल्स वाला, ई सेक्शन में बताओ, कोई डाउट है? E4 जब बाकियों ने किया ही नहीं है क्या, हैं? कुछ काम धाम कर लिया करो भाई। या बाद में करें, समय और चाहिए? क्या प्रैक्टिस से भाई, है विष्णु, तो प्रैक्टिस से आएगा, तुम एक्सरसाइज 1 पर ही रह जाते हो। तुम्हारे रेजोनेंस की पूरी शीट सॉल्व कर रखी है मैंने, तब टीचर बन रहे थे हम लोग 2014 में, रेजोनेंस कोटा में जब मैं था, ट्रेनिंग में पूरी शीट सॉल्व करा रखी है, फिर सारी डीपीपी सॉल्व करा रखी हैं, फिर एससी वर्मा सॉल्व कर रखी है,
फिर इरोडो सॉल्व कर रखी है, फिर एक बार बहुत होता है, एक बार ढंग से कर लो सॉल्व। उसके बाद क्या, हम तो रेगुलर टीचिंग में है ना, हम तो हर साल ही हमें बच्चा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, हमें ये भी पता रहता है कहाँ पर क्या दिक्कत आएगी, तो वो एक्सपीरियंस से आते रहता है वो। क्या होगा, अब एक बार में थोड़ा ना सब कुछ आ जाता है। हमने जब भी सब सॉल्व कर रखा है, पहले साल दूसरे साल हम दोबारा अटके हैं उसी प्रॉब्लम पर, अच्छी प्रॉब्लम पर, फिर तीसरे साल आने लग गई वो चीज, चौथे साल। अब ठीक है, कितना घुमाएगा बच्चा, बच्चा वही घुमा पाता है जो आईआईटी के अंदर 500 रैंक मार रहा होता है, वो घुमाएगा अच्छे क्वेश्चनों पे। अब बाकी तो नॉर्मल मेंस मेंस में तो अबे एक्सपीरियंस हो गया, 5-6 साल का है, तो ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। तो ये भी याद रहता है, एस शर्मा तो इतनी यहाँ कराई थी मैंने हल्द्वानी में 2 साल, तो एस शर्मा तो ऐसा हो गया यहाँ होगा, ये लेफ्ट साइड है, कहाँ है कॉर्नर में, कौन से कॉर्नर में पेज है, वो तक याद हो गया अब मेरे को। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, आपका इतना समय थोड़ा ना है, आप तो एक्सरसाइज 1 करो, मॉड्यूल बहुत है भाई, सफिशिएंट है। और होता है वो, इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, जिस टाइम पढ़ा रहा हूँ उसी टाइम कर डालो उसको, सेक्शन को पेंडिंग रखोगे, पेंडिंग के साथ कभी नहीं सीख पाता। रैंक मारने वाला इंसान कोई पेंडिंग पर रहता ही नहीं है। तो रैंक अगर आपको स्कोर स्कोर करना है कंपटीशन में, तो आपको साथ में ही चलना पड़ेगा, मजबूरी है वो। क्योंकि एक्सरसाइज 1 तो फॉर्मूला लगाना सिखा रही है, आप कॉन्सेप्ट थोड़ा ना सीख रहे हो इतना तगड़ा। आपने फॉर्मूला लगाना सीख लिया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत आप सीख गए हो, एक्सरसाइज 2 में उतरो, तब दिमाग खुलेगा और ज्यादा, ठीक है। या फिर एक्सरसाइज 1 के बाद अगर आपको मेंस ओरिएंटेड रहना है, तो एक्सरसाइज 3 में उतर जाओ, 3 का मेंस पार्ट करो। मैंने बोला था आपसे दिशा पब्लिकेशन की ले लेना हो, उस मेंस वाली आ रखी है, तो उसमें 2020 तक के हैं सारे, वो कर लो, उतने से बन जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर सीखना है तो पूरे सीट करनी पड़ेगी। AC 1 में तो कराता हूँ मैं, AC 1 में 1-2 तो करते ही हैं, 2 लोग तो मुझे पूरे HLP तक कर डालते हैं, HLP तक करते हैं और SC1 में करते हैं। अब इतना कोई करेगा तो फिर आएगा ही आएगा ना स्कोर, 100 मार जाता हो एक तो, काफी बार 100 मार चुका है वो। तो क्या रहता है, पेपर बचेगा ही क्या, पेपर अब HLP तक कर लोगे तो पेपर वैसे ही इतना हल्का आ रहा होता है। और ये तो यहाँ के टेस्ट पेपर चल रहे हैं, अभी मेंस का जब ओरिजिनल आएगा तो उसमें तो और नीचे गिरोगे ना। अभी तो मैं मोटिवेट करने के लिए पेपर थोड़ा हल्का बन रहा है, तो इसमें तो आपको खींचना चाहिए, 80-80 तो खींचना ही चाहिए आराम से। और उसके लिए एक्सरसाइज 1 तो कमांडिंग होनी ही होनी चाहिए। अब आगे बढ़ो उसको, एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 2 भी करके जाओ, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 करो, पार्ट 2 करो। देखो अगर जाना है, अच्छा खींचना है, तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर अब आई लग रहा है आपको कि भैया IIT बस की बात नहीं हो रही है, पहली बात तो अभी से लगना नहीं चाहिए, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। उसके लिए आप अगर लग गया है कि भैया नहीं हो पाएगा, तो एक्सरसाइज 1 पर फोकस रखो, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 रखो, ठीक है। और बाकी वो प्रीवियस ईयर जितने हैं 2003-4 से लेके मेंस के 2020 तक दिशा पब्लिकेशन की उसमें मिल जाएगा। और जनवरी तक लास्ट अगले साल आपका नवंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस साल के जितने पेपर आए हैं उन सबको कर लेना पूरा, डेली एक एक पेपर करते जाना, उससे स्कोर तो बन जाएगा, आप पहुंच जाओगे ठीक ठाक। यार अब डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये, तो अगर आप खाली क्वेश्चन करते जाओ, जब कॉन्सेप्ट मेंस में भी ऐसा थोड़ा ना इतना हल्का क्वेश्चन है वो, कॉन्सेप्ट तो वो भी सिखाएगा ना आपको। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या चल क्या रहा है इसमें, अब क्या बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कितने बार हर प्रॉब्लम में यही तो लगा रहा हूँ मैं। अब वो वहां भी प्रॉब्लम ही मिलेगी आपको, उसमें लगा पाओगे आप वही चीज, वहां भी सीखोगे भाई अलग अलग कैसी कैसी प्रॉब्लम्स में आपका ये चीज लग रही है। भाई न्यूटन तो F=dp/dt कह के बोल चले गया, अब दुनिया ने तो उसके साथ खिलवाड़ कर दिया ना, वो क्वेश्चन इतने सिंपल थोड़ा ना रखता है। वो तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वेरिएशन आएगी आपको, आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो मेंस में हो सकता है आपको देखे हुए प्रॉब्लम मिल जाए इर्द गिर्द जितनी आपने कर रखी है। अभी प्रैक्टिस कम है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो वहां पर आप दिमाग लगाओगे, आपके लिए नया क्वेश्चन रहेगा वो। तो यही तो होता है, आप कोटा में जाओ, कोटा में जो टॉपर वॉपर होते हैं, 5-6 रैंक जो मारते हैं आपके शुरू के जो होते हैं 100 के अंदर वाले, वो शीट को कर चुके होते हैं, 3-4 बार लगा चुके होते हैं शीट को, पूरी पूरी शीट को 3-4 बार लग जाती है, SC1 में लग जाती है 2 बार,
2 बार का मतलब ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन लगाने बैठे हैं। एक बार किया, अगली बार में बस चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चन होते हैं अच्छे, वो शीट में से वही वैसे ही किया। तो सबके थ्रू मतलब कि मतलब शीट उठा के दे दो, कहीं से कोई क्वेश्चन कर डालते हो, तो उस लेवल पर अगर बंदा कर लेगा, जिसको शीट के क्वेश्चंस याद ही हो गए एक तरीके से कि हाँ ये ऐसे ऐसे यहाँ पर ये चल रहा है, तो आईआईटी में तो दिखे हुए मिलेंगे ही ना आपको। आईआईटी में भी मिल जाता है आराम से, 40% आप हवा में उड़ा ले आओगे क्वेश्चन को। उसके ऊपर में सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर आपकी मेहनत है और आपका जितना आपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, तो वो रहता है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया ज्ञान। ई में कौन सा था कहा? E4। चलो लास्ट बताता हूँ, कोलिजन वाला। कोलिजन कर रखा है क्या आप लोगों ने? क्या ही नहीं होगा है? कोलिजन के क्वेश्चन कर रखे हैं? काम धाम ही नहीं करते तुम लोग यार। अरे किया है कि क्या है? चलो देखो, फिलहाल तो E4 देखो आप, अ बॉल ऑफ मास इतना इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, ये फ्रॉम द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू अ हाइट एंड रिबाउंड्स इतना, द टाइम ऑफ कांटेक्ट इतना है, द इम्पल्सिव फोर्स एक्सर्टेड। देखो इम्पल्सिव फोर्स, देखो इसको इसको स्क्रीनशॉट खींच लो, इसका कौन सा था ये? D3 था, D3 का स्क्रीनशॉट। कोलिजन के आगे होंगे सब, कोलिजन के सारे बन गए थे। चलो फिलहाल इसको पहले E4 को करते हैं, E4 को हटाओ, इसको E4 करते हैं। E4 में भी चलो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको कैसे करना है अप्रोच। E4 में क्या है, बॉल ऑफ मास इतना इतने हाइट से गिर रही है, ठीक है, पहले H1 हाइट से गिरी, फिर बाद में वो H2 हाइट तक गई बस है। ये हो गया सिनेरियो। वो इंपल्सिव फोर्स जानना चाह रहा है, उतने समय के लिए बॉल पे कांटेक्ट पे था, इंपल्सिव फोर्स ऊपर को लगा होगा कुछ, एफ फोर्स नॉर्मल ने दिया होगा इंपल्स, भैया एफ डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ये ऊपर को लगी है, चेंज इन मोमेंटम, ये पॉजिटिव का ही होगा, मैंने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया है, चेंज इन मोमेंटम डेल पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कौन सा पी फाइनल माइनस कौन सा पी इनिशियल? गिरने से जस्ट पहले पी इनिशियल हो गया, यहां से जब निकलेगा पी फाइनल। अब पी फाइनल तो हो जाएगा एम वी टू, लेट से ये आपका वी टू से निकल रहा है यहां से, और जब गिर रहा है तो माइनस का एम वी वन, ठीक है। ये V2 आप निकाल लोगे, क्योंकि वो यहां से किस वेलोसिटी से जा रहा है वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट आपको पता है। काइनेमेटिक्स से जाओगे आप, V2 आ जाएगा अंडर रूट 2GH2, V1 भी अंडर रूट 2GH1 आ जाएगा, काइनेमेटिक्स से चलोगे ना, ठीक है। थर्ड इक्वेशन से चलाओगे तो ये मिल जाएगा आपको, तो M V2 हो जाएगा अंडर रूट 2GH2 प्लस रूट 2GH1, F निकालना था, डिवाइड बाय डेल्टा टी कर दो, कितने समय के लिए कांटेक्ट पे था। एफ डेल्टा टी इंपल्स होता था आपका, अगर याद होगा तो, ठीक है। तो उसने क्या बोल रखा है यहाँ पर, ये द इम्पल्सिव फोर्स ऑफर्ड बाय द ग्राउंड इज इतना, तो बस हो गया, इसके बाद सॉल्व ही तो करना है इसको। अब इसके बाद कर ही लेना यार, वो रूट टू हो जाएगा ना, रूट के अंदर 2.5 है, उधर से 0.625 है, करना एडजस्ट करना उसको, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा वो। जी की वैल्यू 10 ले लेना। हाँ भाई, जिसका डाउट था हो गया है E4। अब ये बताओ कोलिजन में कितने डाउट आए हैं? कोलिजन में कौन सा डाउट है? एफ सेक्शन में, एफ सेक्शन में 6 ही क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे, जितना आपने सॉल्व एग्जांपल कर रखे हैं उससे हो जा रहा होगा। किसी का कोई डाउट है तो बताओ एफ सेक्शन में, है कोई डाउट? अरे चलो ठीक है। चलो फिर पढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब 1 घंटा वो कर लेता हूँ, उसको कोलिजन को खत्म करते हैं। मैंने कहा था आपसे 30 के बाद मैंने एक ही अच्छा क्वेश्चन कराया था, उसके बाद आपको 31 32 दिया था कुछ काम करने को,
हाँ कल ताजा ताजा किया था इसलिए बन गया। अरे वो तो मैं कहता ही हूँ, फिजिक्स को मैथ को हमेशा ताजा ताजा करो, उस टाइम दिमाग चलता है। ठीक है, चलो आओ इस पर आओ। क्वेश्चन नंबर, देखो उसको, क्वेश्चन नंबर 31 और उसको देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? हमारा क्वेश्चन नंबर है 31। 31 32 हुआ? 31 32 किसी से हुआ भाई? थर्टी वन थर्टी टू किसी से हुआ? कोई बताना है इसमें से? अरे यार कुछ तो बोल दिया करो, बिना बोले इसमें कैसे काम बनेगा। एक सेकंड आया मैं। हाँ भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 31, उसको ऑब्जर्व करो। हाँ भाई 31 बना? यश, जोशी, जोशी जी कुछ बना इसका क्वेश्चन 31? बोल सकते हो, अनम्यूट कर लिया मैंने। कर रहा हूं सर। कल क्या हो गया था, कहा था मैंने 31 32 कर लेना, एक बार ट्राई कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, कह रहा टू पॉइंट पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड इन अ लाइन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। इफ अ पार्टिकल इतना इज मूविंग विद अ वेलोसिटी इतना एंड आफ्टर कोलिजन इतने पर जा रहा है 45 डिग्री विद द इनिशियल डायरेक्शन। तो पहली चीज तो ये समझो, अगर पार्टिकल, ठीक है, स्टेशनरी पार्टिकल है ना, आफ्टर कोलिजन द टू मूव एट एन एंगल 45 डिग्री विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये था आपका, एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था। ये m1, ये m1 है, ये m2 है, मतलब ये 1 kg वाला है, ये 2 kg वाला है, ये 10 से आ रहा था। टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद दोनों 45 डिग्री पर जा रहे हैं इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से। ये भी 45 पर गया और ये भी 45 पर गया। लेट से 2 kg वाला है, ये गया V2 से, ये 1 kg वाला गया है V1 से। है, एक बात बताओ, पहली बात प्रॉब्लम तो सिंपल सॉल्व हो जाएगी। अब ब्रेक करना है मोशन को, मैं कैसे भी ब्रेक कर सकता हूँ। 45 डिग्री, द टू मूव एट एन एंगल 45 डिग्री विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा दोनों नीचे कोई क्यों नहीं 45 पर ले लिया मैंने? नहीं ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था पहले, बाद में भी हॉरिजॉन्टल में रहना है। तो अगर एक को ऊपर को 45 ले रखा है, एक को नीचे को लेना पड़ेगा, ताकि इनके वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर और नीचे वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाए, नेट हॉरिजॉन्टल में बन जाए। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब आपको मोशन को ब्रेक ही करना है, तो
आप चाहो तो एक्स और वाई में ब्रेक कर लो, या फिर आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अब पहली बात तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे मिलेगी आपको, भैया 2 kg वाला स्टेशनरी था, वो वहीं को जाएगा जहां को उस पर इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो मैं कंफर्म बता सकता हूं ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है। लेकिन जहां तक सिनेरियो V1 V2 को निकालने का है, मैं क्यों इसको ब्रेक करूं, मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट और उसके परपेंडिकुलर क्यों ब्रेक करूं, मैं सीधे भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं, मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाएगा, क्यों लगेगा, क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन में, अगर एक्स डायरेक्शन की बात करता हूं, तो एक्स डायरेक्शन में मेरे पास पहले मोमेंटम था m इंटू 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 v1 cos 45 प्लस 2 v2 cos 45। बताओ। अच्छा, इसके अलावा आपने ऐसे एंगल पे मान लिया है, इसके अलावा कहीं और जाएगा ना, ऊपर नीचे जा रहा होगा, तो v2 अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। देखो 45 बोला लाइन ऑफ मोशन से, तो इधर को भी हो सकता है, इधर को भी 45 हो सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली v1 v2 नेगेटिव पे आ जाएंगे। लेकिन होगा तो यही ना, 45 पर ही है, तो इतना तो श्योरिटी हमने ले ली है। अच्छा, दूसरी चीज यहां से क्या मिला आपको, v1 प्लस 2v2 cos 45 का 1/√2 इधर मल्टीप्लाई करवा दो, 10√2 आ गया है। अच्छा, वाई डायरेक्शन पर देखोगे, वाई डायरेक्शन से मैंने एक चीज बोली थी, आप मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम पर कोई भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, जरूरी नहीं है लाइन ऑफ इम्पैक्ट और उसके परपेंडिकुलर ही देखना है, कोई भी डायरेक्शन में लग जाएगा सिस्टम के लिए, जैसी आपको कंफर्टेबिलिटी दिख रही है, ठीक है। हाँ, बात रही वाई डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में पहले था 0 प्लस 0, बाद में कितना हो जाएगा v1 का साइन 1 v1 का साइन 45, इसका नेगेटिव में आएगा तो माइनस का 2v2 का साइन 45। इस यहां से आपको ये पता चल जाएगा v1 इज इक्वल टू ट्वाइस v2। तो इन दो इक्वेशंस को पकड़ो, इन दो इक्वेशंस को पकड़ो, यहां से क्या मिल जाएगा आपको, 4v2, 4v2 इज इक्वल टू 10√2, यानी v2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 5/√2, 5/√2, ये आ गया v2, और v1 कितना आ जाएगा, v1 इसका दुगना आ जाएगा, तो 5√2 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपकी प्रॉब्लम, याद रखा होगा, 10/√2 और 5/√2, बी वाला 5/√2 और 10/√2, ठीक है। अब बात है ई निकालने की। अब ई के लिए, अब देखो, जब मैंने कहा था ना, जब ई की बात आती है तब तो मजबूरी है, अब आप मोशन को आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट और उसके परपेंडिकुलर देखना ही पड़ेगा, ठीक है, बेसिकली लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि ई की डेफिनेशन हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग लगती है। तो पहले पहचानना कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहाँ को है, वो कैसे पहचाना, क्योंकि M2 वाला रेस्ट पर था, ये वहीं को जाएगा जहां को इस पर इम्पैक्ट पड़ा होगा, ये तो कहीं को भी जा सकता है, इस पर शुरू से मोमेंटम है, तो इसको कहीं को भी झटका उटका लगा होगा, कोई टेढ़ी डायरेक्शन में निकल लेगा, लेकिन ये तो वहीं जाएगा जहां को झटका लगेगा इस पर, तो ये 45 पर बता ही रखा है उसने, तो यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट बन जाएगी। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग देखो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग क्या हो रहा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट को अलग से देख लो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग क्या होंगी बातें, कितने से अप्रोच हो रहा था, अप्रोच हो रहा था, देखो ये वाला रुका हुआ था, M2 वाला 0 पर था, ये वाला आ रहा था 10 से, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 होगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट 45 पे चल रही है ना, तो 45 पर तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, हर एक वेलोसिटी वेलोसिटी सब 45 पे बनेगी। अच्छा, बाद में क्या हुआ, बाद में ये वाला गया, इधर को v1 चले गया है, और ये वाला v2 गया है, ऐसे करके, ठीक है, ये वाला ऐसे लिख लो इसको, ये m2 गया इधर को, ये गया m1 उधर को चले गया है v1 से। तो बताओ भाई ई के लिए क्या लिखना चाहिए मेरे को, ई बताओ, किस रेट से सेपरेशन हो रहा है, किस रेट से अप्रोच हो रहा है, सेपरेशन, 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 अरे बोल दो बोल दो बोल दो, अरे सेपरेशन किस रेट से हो रहा है,
क्या हो गया, अनम्यूट तो कर दिया, अनम्यूट नहीं हुए हो क्या अभी तक? हम्म। ठीक है, अरे लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला पार्ट फिर से बताओ। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अरे आराम से आराम से आराम से। लाइन ऑफ इम्पैक्ट वहीं को होगी जहां को ये रुका हुआ पार्टिकल जाएगा, ठीक है। और उसमें कंडीशन क्या दे रखी है, लाइन ऑफ मोशन से दोनों 45 डिग्री पे जा रहे हैं, वही 45 यही 45। 2 kg वाले को यहाँ मान लिया मैंने, तो यही तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनेगी। अब मोशन को अगर ई की डेफिनेशन लगानी है तो अब मजबूरी पड़ गई है। देखो पहले हमें वेलोसिटीज निकालने के लिए तो हम कहीं को भी लगा सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम पर, लेकिन ई की बात आ रही, जब 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 ई की बात आएगी तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर उतरना पड़ेगा आपको। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमने पहचान लिया, वो है। अब उसके लॉन्ग देख लो मोशन को कितने से अप्रोच हो रहा है, m2 ये था, ये वाला कितने से आ रहा था इस पर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे आ रही होगी ना, ऐसे करके लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे तो रहा होगा, एक बॉल ये है एक बॉल ये है, ऐसे करके। तो ये ऐसे आ रहा था, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये होगी आपकी, ठीक है। ये आपका 10 से आ रहा था, तो उसका लॉन्ग कितने से आ रहा है, वो लग जाएगा। अब ये बताओ फिलहाल ई की डेफिनेशन लगाओगे तो सेपरेशन किस रेट से हो रहा है। कल वाला जो क्वेश्चन क्या था उसमें बड़ी बड़ी बॉल बना के दिखाया था, इसमें सिंपल ऐसे ही बता दिया मैंने। अब ऐसे ही सीखो आप भी। सेपरेशन हो रहा है V2 के हिसाब से, V1 तो परपेंडिकुलर बन चुका है तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो सेपरेशन V2 के हिसाब से हो रहा है। अप्रोच कितने से हो रही थी, अप्रोच अप्रोच हो रही है, ये रुका हुआ है, ये अप्रोच कर रहा है 10 के cos 45 से। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो V2 कितना दे रखा है आपको, 5/√2। ये कितना दे रखा है, 10, 1/√2। तो 1/2 निकल के आ जाएगा ई की वैल्यू। अरे आ गई बात समझ में, ई की वैल्यू 1/2 निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कुछ चीजें क्लियर हुई। अगर आपसे खाली वेलोसिटी वेलोसिटी पूछता है, लॉस और पूछता है, वेलोसिटी वगैरह पूछ रहा है, वेलोसिटी पता चल जाएगी तो लॉस वगैरह अपने आप ही पता चल जाएगा। लॉस पूछेगा तो इनिशियल सिस्टम के लिखो, फाइनल सिस्टम के लिखो। फाइनल के लिए क्या चाहिए था, V1 V2 चाहिए थे आपको, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लो। इनिशियल में से फाइनल सबट्रैक्ट कर दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका लॉस आ जाएगा, सिस्टम कितना लॉस हो रखा है। जनरल ये होता है मेंस का क्वेश्चन। अगर ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन आता है सिंपल इतना आता है, ई पर बात नहीं करता हूँ जनरली, ठीक है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन हमारे, हमने जो 2-3 क्वेश्चन किए हैं, कल वाला जो था वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ये वाला आ सकता है मेंस में। ई के लिए बात कर सकता है कि ई कितना है इसका, ठीक है। 32 वाला देख लो, 32 वाला। थर्टी टू वाला देखो फटाफट। देखो 32 वाले में क्या हो रहा है। मैं एक काम करूंगा, मैं 32 ही कराऊंगा। 33 34 आपके लिए एक हफ्ता पूरा देता हूँ, आराम से जिसको करना होगा करना। मेंस में वैसे भी उस लाइक का अपना दिमाग लगाना भाई, ठीक है। मैकेनिक्स चल रही है, कुछ तो अपना दिमाग लगाओगे अच्छे क्वेश्चनों पर। दोनों एक्सरसाइज 2 लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। मिटा रहा हूँ मैं इसको, हो गया।
हाँ, एक हफ्ता, पूरा एक हफ्ते में कर लो 2 क्वेश्चनों को, जितना दिमाग लगाना है। सॉल्यूशन मत देखना, बस अपना दिमाग लगाओ, आंसर पहुंचो, फिर उसका आंसर देखो, बस सॉल्यूशन मत देखना पूरा। अबे ऐसे ही सीखा जाता है। एक हो गया ना? जब तक क्वेश्चन दिमाग में नहीं घूमेगा कैसे कर लोगे भाई, लेवल कैसे बढ़ेगा? अरे वही करो उसको, वही तो चल रहा है 32। हो गया। 32 वाला हो गया 32 वाला। कह रहा है स्मूथ स्फीयर ऑफ मास m is moving on a horizontal plane with a velocity 3 I cap plus j cap where when it collides with a vertical wall which is parallel to j cap। देखो एक वर्टिकल वॉल है, ये पैरेलल टू जे कैप है, मतलब इस डायरेक्शन में जे कैप रहा होगा। तो आपकी बॉल कैसे आ रही थी? बॉल आ रही थी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ठीक है 3 आई कैप और 4 जे कैप, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 3 आई कैप और जे कैप, इधर को 1 से आ रही थी। ये ऐसे आई बॉल, समझ रहे हो? ऐसे आके टकरा के ऐसे जा रही है। ये ऐसा नहीं है, ये यहाँ से ऐसे वर्टिकल में आके ऐसे नहीं भगा रहा हूँ मैं इसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रही है। देखो ऐसे जाके ऐसे नहीं हो रही बॉल, बॉल ऐसे जाके ऐसे हो रही है। तो ये आप ये देख सकते हो, टॉप व्यू से ऊपर से देख रहा हूं मैं, ऊपर से देखूंगा तो बॉल ऐसे आएगी ऐसे जाएगी, वो बना रहा हूँ। ऑल तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऑल तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ऐसे जाके ऐसे निकालो या फिर ऐसे जाके ऐसे निकालो, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा इस बार, ठीक है। बाकी आप समझ गए हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही है ना, इस प्लेन में मूव कर रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल जे कैप के पैरेलल है, ये ऐसे आई फिर ऐसे निकल गई होगी। तो आई कैप ये बन गया हमारा, आई कैप इधर को बन गया, ये सब कहानी है। तो ऐसे करके आ रही है, बॉल आई होगी यहाँ पर, टकराई होगी। आपको पता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये बनेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसके लॉन्ग बन जाएगा, ये बनेगा आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे करके, ये वाला किसके लॉन्ग? आई के लॉन्ग आ जाएगा, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। फिर उसके बाद बॉल जाएगी ऐसे करके, बॉल निकल जाएगी ऊपर को। अब उसने क्या कह रहा है, ई की वैल्यू इतनी रखी, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। देखो स्मूथ स्फीयर है, स्मूथ स्फीयर है, इम्पल्स दैट एक्ट ऑन ये, ठीक है। हाँ देखो स्मूथ स्फीयर है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वो फ्रिक्शन को नहीं ले रहा है। अगर फ्रिक्शन को नहीं ले रहा है तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसकी वेलोसिटी 1 रह जाएगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, भाई इंपल्सिव फोर्स है ही नहीं कोई, फ्रिक्शन होता वो इंपल्सिव होता, तो उसने स्मूथ स्फीयर बोल दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉल को भी स्मूथ ही मान रहा है, तो 1 हो जाएगा। इस डायरेक्शन में हमें पता नहीं है, इस डायरेक्शन में हम वी एक्स बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डेफिनेशन लग जाएगी, सेपरेशन अपॉन अप्रोच। सेपरेशन हो रहा है वी एक्स से, अप्रोच हो रहा है 3 से, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है 1/2, तो वी एक्स आ चुका है 3/2। तो अगर मेरे को फाइनल वेलोसिटी बोलने की बात आई तो 3/2 माइनस का आई कैप हो जाएगी, पीछे को जा रहा है, और जे कैप में तो 1 जे कैप ही रहेगी। इतना समझ में आया? फिर क्या कह रहा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट, सिंपल क्वेश्चन है। लॉस, बाद की काइनेटिक एनर्जी निकालो, इनिशियल के निकालो, इनिशियल कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका रूट ले लो तो इसका स्क्वायर कर लो, माइनस
ठीक है, माइनस बाद वाला, बाद में कितना हो जाएगा, हाफ एम रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये लॉस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो लॉस की जहां तक बात रही तो ये हो गया, तो लॉस वाली बातें तो ये हो गई आपकी। कितना बचा, हाफ एम कॉमन आ गया है, ये बन जाएगा आपका 10 माइनस, अब ये वाला तो करना पड़ेगा, 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.25, 2.25 प्लस 1 3.25। मास कितना दे रखा है, इसका मास दे रखा है क्या कुछ, तो m के टर्म्स में ही आएगा आंसर, हो जाएगा 6.75, 6.75, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 5m, कितना जूल आ जाएगा लॉस, क्या दे रहा है, 27/8 बनेगा ये, हाँ 27/8 बन जाएगा, 24, हाँ बन जाएगा ना। ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स भैया इस डायरेक्शन में लग रखी है, इम्पल्स, इम्पल्स आप बता दो, इम्पल्स इसने जे वेक्टर से बोल रखा है, हम आई वेक्टर से बोलते हैं, इधर को लग रही है। और वैसे भी देखो इस डायरेक्शन में लगाओ ना आप, वैसे भी उसने बोल रखा है इम्पल्स दैट एक्ट ऑन द स्फीयर, जहां को भी लगेगी इम्पल्स, तो वो इम्पल्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप तो नेट इम्पल्स की बात कर लो, अगर नेट इम्पल्स की बात करोगे तो नेट इम्पल्स क्या होगी, नेट चेंज इन मोमेंटम, ऑल्दो आप खाली इस डायरेक्शन का देखते एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि पता है इम्पल्स इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, और आप दूसरा सिंपल स्टेटमेंट ये है, वेक्टर क्वांटिटी है, आप डायरेक्ट इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होती है, तो सब कुछ वेक्टर फॉर्म में लिख लो आप, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर लो, अब अपने आप ही देखना आई कैप वाले बचेंगे। फाइनल कितना हो गया भाई, फाइनल आपका देखो एम तो बाहर आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 3/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है इनिशियल, एम बाहर ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 3 आई कैप प्लस जे कैप। अब आप देख रहे होगे जे कैप वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इम्पल्स जो आएगी आई कैप में ही आएगी, इनफैक्ट माइनस आई कैप में आ रही होगी, क्योंकि आई कैप तो इधर को है, इम्पल्स हमें पता है इधर को लगने वाली है, आप देखोगे तो डायरेक्ट आ गया आपका आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, -1.5 -1 -4.5 आई कैप, यानी कहने का मतलब है 4.5 m टाइम्स ऑफ माइनस का आई कैप में लग जाएगी, इतने मैग्नीट्यूड की लगेगी, 9/2 -9/2 m आई कैप। अरे समझे बात को, क्या हो गया भाई, सब थक गए हो क्या है? क्वेश्चन नंबर था ये 32, हो गया क्या? हाँ सर। वेरिएबल मास कराऊं, नेक्स्ट में लें इसको वेरिएबल मास को। देखो वेरिएबल मास की प्रॉब्लम बहुत रेयर आती है, ठीक है, कराऊंगा तो सही मैं इसको, 2-4 एग्जांपल करा लेंगे, डिराइव कौन कराया है इसको इतना, चलो देख लेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे उसको, आप अब काम धाम तो कर लो। अच्छा इससे पहले वाले चैप्टर में सर्कुलर मोशन वगैरह के डाउट हो गए थे क्या, हमारे एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो गई थी, सर्कुलर मोशन की एक्सरसाइज 1 डिस्कस हुई थी क्या? है भाई, सर्कुलर मोशन की एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो गई थी?
दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों? अब भाई आधे से ज्यादा जनता काम चोरी कर रही है, समझो बात को, है? ऐसे काम थोड़ा ना चलेगा। देखो अब एक काम करना, सेंटर मास में एक काम करना, इतना तो करो ही, वेरिएबल मास को छोड़ के बाकी जितना हो रहा है वो सब करो। जहां तक बात रही मिसलेनियस की, मिसलेनियस में आप 15 तक कर सकते हो, नहीं 14 तक, मिसलेनियस में 14 तक कर सकते हो, 15-16 वेरिएबल मास पर है। बाकी एक्सरसाइज की जहां तक बात है, एक्सरसाइज में वेरिएबल मास छोड़ दो तो एक्सरसाइज 1 पूरी हो जाएगी। पार्ट 3 एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 वो भी आपका पूरा हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 की जहां तक बात रही, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 आपका हाँ पूरा ही कर सकते हो, पूरा कर सकते हो एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 24। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 24 छोड़ दोगे, 24 25 बस, बाकी आप सारे कर सकते हो। तो काम धाम करके आना अगली क्लास में, ठीक है? और वो लास्ट है उसमें मैं आधे घंटे में वेरिएबल मास का करा दूंगा, आधे घंटे 40 मिनट में, और हम डिस्कशन करेंगे। फोकस करो इस पर, ठीक है? एक्सरसाइज 1 तो करके ही आना, वेरिएबल मास को छोड़ दो, बाकी पूरा करके आना। तो जब भी लेक्चर होता है वो चाहे मंडे को हो चाहे ट्यूसडे को हो, आप इतना तो करके आओगे, ठीक है? चलो जाओ, आज का इतना ही रखते हैं। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय, जाओ।